हेलो मेरे दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं मोहन आप सभी को स्वागत करता हूं पुनः मेरे यूट्यूब चैनल नागपुरी सदानी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि हम लोग जो है रेगुलर प्रैक्टिस सेट जो है पूरा कर रहे हैं, ठीक है। मैं आप लोगों के लिए स्पेशली अभी नागपुरी जैसी सीजीएल और जो भी स्नातक स्तरीय एग्ज़ाम है उन सभी के लिए जो है प्रैक्टिस सेट लेकर के आ रहा हूँ। पिछले क्लास में हम लोग शिष्ट गीत और शिष्ट कविता से रिलेटेड जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न थे, लगभग प्रत्येक सेट में 50 से 60 प्रश्न होते हैं और सारे महत्वपूर्ण प्रश्न को केवल आंसर नहीं बल्कि उसका विश्लेषण के साथ जो है आपको मिलता है। साथ ही इसके साथ आपको फ्री पीडीएफ भी जो है प्रोवाइड किया जाता है। आप उसके लिए टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं। इसके साथ ही जो है हमारे यूट्यूब चैनल पर लगभग जो है पूरा वीडियो पूरा करा दिया गया है, ठीक है। और अभी प्रैक्टिस सेट हमने शुरू किया है और इस आज की जो प्रैक्टिस सेट है, आज की प्रैक्टिस सेट में हम लोग क्या करेंगे कि व्याकरण से रिलेटेड, ठीक है, जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे ये सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम लोग लेंगे और केवल एक वीडियो में पूरा नहीं हो जाएगा। हो सकता है कि 7-8 वीडियो जो है आपको प्रैक्टिस सेट में हम लेके आएंगे, जिसमें 50 से 60 प्रश्न जो है प्रत्येक वीडियो में होगा और डिटेल में है आपको हम इसको समझाएंगे भी। अगर आपको व्याकरण बहुत ज़्यादा पता नहीं भी है तो डोंट वरी, इसके लिए आपको परेशान नहीं होना है। आपको जो है एक्सप्लेन करते हुए हम समझाएंगे कि कैसे और क्या है, ठीक है। तो चलिए बिना समय गवाए हम लोग सीधे सीधे प्रश्न में आते हैं। आज का प्रश्न में आइए। जैसा पहला प्रश्न को देखिए, क्या कह रहा है कि नागपुरी भाषा अपन पुराना विरासत में को नाम से जानल जात रहे। दोस्तों, कह रहा है कि नागपुरी भाषा जो है पुराने समय में अपने जो पुराना विरासत था उसमें किस नाम से जाना जाता था। ऑप्शन है गंवारी, गंवली, नागपुरी और देवल में से कोनों नहीं। तो दोस्तों, नागपुरी भाषा को जो है गंवारी, गंवली, नागपुरी और बहुत अन्य भाषाओं के नाम से जाना जाता था। अभी वर्तमान में जो है इन बहुत सारे नाम जो थे, इन नाम से जो है अब एक ही नाम में स्थिर हो गया है और वह है नागपुरी भाषा। अर्थात अब जो है केवल नागपुरी भाषा के रूप में हम लोग इसको बोलते हैं, ठीक है। लेकिन पहले इसके कई एक नाम थे। लेकिन यहाँ पर जो प्रश्न पूछा है, इस प्रश्न को आपको समझना होगा। प्रश्न ये बोल रहा है कि ये जो पुराना विरासत था उस समय जो है ये किस नाम से जाना जाता था, यानी कि प्राचीन समय में जब इसका एक तरह से खोजवा साहित्य वगैरह के बारे में, ठीक है, तो उस समय जो है इसको किस नाम से जाना जाता था। तो इसमें से ऑप्शन क्या होगा, जल्दी से बताइए आप लोग। 4 ऑप्शन आपके सामने नज़र आ रहा है। आपको बता दें इन 4 ऑप्शन जो है ये गंवारी या गंवली या नागपुरी नहीं होगा। इसमें क्या होगा, देवल में से कोनो नहीं, यानी कि ये डी नंबर सही होगा। क्यों? चूँकि इसको जो है हम लोग सादानी के नाम से जो है जानते थे, ठीक है। किस नाम से जानते थे? सादानी के नाम से जानते थे। पीटर शांति नौरंगी जो हैं, ठीक है, पीटर शांति नौरंगी, ठीक है, पीटर शांति नौरंगी जो हैं, इनको बताए हैं कि सादानी, ये नागपुरी सादानी जो है आया कैसे, ये सादानी वर्ड जो है कहाँ से आया, ठीक है। इन सब के बारे में डिटेल में वो जानकारी दिए हैं, ठीक है। चलिए, तो ये रहा पहला प्रश्न, क्लियर होता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 2। ये पीडीएफ आपको फ्री मिल जाएगा, आपको इसके लिए परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। चलिए प्रश्न संख्या 2 बढ़िए। प्रश्न संख्या 2 क्या कहता है कि संसार स्तर पर, सांसारिक स्तर पर मतलब पूरे विश्व स्तर पर नागपुरी भाषा का भौगोलिक वर्गीकरण केकर भीतरे आवेला। कहने का मतलब ये है कि पूरे विश्व स्तर पर बात करें तो जितने भी भाषाएं हैं उन सारी भाषाओं का वर्गीकरण किया जाए तो उसमें नागपुरी भाषा किसके अंतर्गत आएगा? एशिया के अंतर्गत आएगा, यानी एशिया का भाषा, यूरोप के अंतर्गत, भारत का भाषा या भारतीय भाषा परिवार का है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आपके दिमाग में आ सकता है कि ये भारत का भाषा हो, भारत का भाषा तो है ही, लेकिन ये भारत का एग्जैक्ट कहना सही नहीं है, क्योंकि ये भारत में बहुत सारी भाषाएं हैं, ठीक है। तो बहुत सारी भाषाओं में से एक भाषा है, तो भारतीय परिवार का या भारतीय भाषा परिवार का एक भाषा है। तो इस तरह से हम लोग क्या बोलेंगे, ये हाँ भारतीय भाषा परिवार का एक भाषा है। ये भारोपीय नहीं होगा, यहाँ पे क्या होना चाहिए, भारतीय, ठीक है। भारतीय भाषा परिवार का एक हिस्सा है, ठीक है। तो इस तरह से इसका ऑप्शन क्या होगा, डी सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 3 आपके सामने है। प्रश्न संख्या 3 पढ़िए, क्या कहता है। प्रश्न संख्या 3, अक्षर लिपि का रूप में झारखंड कर पहिल लिपि कौन है के। अक्षर लिपि, देखिए दोस्तों यहाँ पे कह रहा है अक्षर लिपि के रूप में, तो अक्षर के तौर पे इसे देवनागरी, अभी जो है देवनागरी लिपि में लिखा जाता है। आपको हम बता दें, ठीक है, कि अभी जो है किस लिपि में लिखा जाता है, अभी हम लोग जो है
नागपुरी को अभी हम लोग किस लिपि में लिखते हैं? देवनागरी लिपि। अभी देवनागरी लिपि में लिखा जाता है, लेकिन पहले है ना, सबसे पहले जो है, सबसे पहले ये किस नाम से लिखा जाता, किस लिपि में लिखा जाता था? तो ये कैथी लिपि में लिखा जाता था, याद रखिएगा, ठीक है। सबसे पहले ये कैथी लिपि में लिखा जाता था। लेकिन ये प्रश्न नहीं पूछ रहा है यहाँ पर कि अक्षर लिपि, यहाँ पूछ रहा है अक्षर लिपि, है ना, अक्षर लिपि के रूप में। तो अक्षर लिपि का जब बात करेगा तो यहाँ आ जाएगा ब्राह्मी लिपि, ठीक है। क्योंकि अक्षर जो है, वैसे आपको पता हो देवनागरी भी जो है वह ब्राह्मी लिपि से रिलेट रखता है, ठीक है। तो अक्षर लिपि के तौर पे अगर बात करेगा तो ब्राह्मी लिपि होगा। अगर ये पूछेगा कि देवनागरी लिपि जो है सबसे पहले किस लिपि में लिखा जाता था, तो उसका आंसर होगा कैथी लिपि। ये बात आप सभी को समझ में आया होगा, ये याद रखिएगा। चलिए बढ़िए, अगला प्रश्न संख्या 4 आपके सामने है। प्रश्न संख्या 4 क्या कह रहा है वो देखिए। प्रश्न संख्या 4 कहता है कि नागपुरी भाषा कर प्रकृति कौन रूप में आहे। नागपुरी भाषा कर प्रकृति कौन रूप में आहे। प्रकृति कहने का मतलब इसको हम आपको समझा दें कि इसका नेचर किस रूप में, ठीक है, यानी कि योगात्मक रूप में, वियोगात्मक रूप में, एक आक्षरिक रूप में, या देवल में से कुछ नहीं। इसका क्या मतलब है देखिए। योगात्मक का कहने का मतलब क्या होता है कि पहले जो नागपुरी भाषा हम लोग को प्राचीन समय में बोला जाता था, ठीक है, वो एक तरह से प्योर नागपुरी था, ठीक है, क्या था, प्योर नागपुरी था। लेकिन अब क्या होते जा रहा है कि नागपुरी भाषा में बहुत सारी अन्य भाषाओं का जो है समावेश होता चला जा रहा है, ठीक है, मिक्सचर होता चला जा रहा है। हम चाह के भी जो है नागपुरी प्योर नहीं बोल पाते हैं, उसमें जैसे हम लोग हिंदी आजकल बोलते हैं, उस हिंदी में उर्दू, फारसी, अंग्रेजी बहुत सारा कुछ शामिल होता है, ठीक है। वैसे ही जो है नागपुरी में भी जो है बहुत सारे अन्य भाषाओं का जो है समावेश होता चला जा रहा है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंटीग्रेशन कर सकते हैं, समेशन कर सकते हैं। तो इस तरह से ये कौन सा बात होगा, ये योगात्मक होगा, ठीक है। योगात्मक मतलब जुड़ता चला जाना, ठीक है। ये आई होप आपको ये बात समझ में आया होगा। तो इस तरह से क्या हो जाएगा, अगर बात करें कि नागपुरी भाषा का प्रकृति क्या है, तो ये हो जाएगा योगात्मक, ठीक है बात। चलिए बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न में। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने प्रश्न संख्या 5। प्रश्न संख्या 5 क्या कहता है देखिए। प्रश्न संख्या 5 कह रहा है कि कौन लिपि कर उपयोग नागपुरी लिखे के लिए सबसे पहले करल गिलक। अभी तुरंत थोड़ा देर पहले मैंने बताया है कि किस लिपि का प्रयोग सबसे पहले नागपुरी भाषा को लिखने के लिए किया गया था। तो अभी अभी आपको उत्तर मिला था, ये जो है कैथी लिपि का प्रयोग किया जाता था। और हमारे अगर आप देखिएगा आज से बहुत समय पूर्व की बात हम नहीं कर रहे हैं, जब अंग्रेज यहाँ पर थे, हमारा भारत आज़ाद से पूर्व, ठीक है। अगर देखें तो जो भी प्रशासनिक व्यवस्था था, ठीक है, या कर्मचारी लोग हो गए, या फिर वो जो भी प्रशासनिक का व्यवस्था के अंतर्गत जो भी ये किए जाते थे, सारे डॉक्यूमेंट जो है ऑलमोस्ट कैथी लिपि में लिखा जाता था, ठीक है। तो उस तरह से नागपुरी जो है प्राचीन समय में, या एक कहे कि पूर्व समय में किस में लिखा जाता था, सबसे पहले कैथी लिपि में लिखा जाता था, ठीक है। चलिए ये बात क्लियर हुआ होगा। तो बढ़ते हैं आगे। प्रश्न संख्या 6। प्रश्न संख्या 6 पर क्या कहता है देखिए, प्रश्न पढ़िए कि नागपुरी भाषा कर पहिल इकाई मौखिक रूप में काहे के। ध्यान से समझिएगा, प्रश्न को समझिएगा, तभी इसका उत्तर जो है सही तरीके से दे पाएंगे। नागपुरी भाषा कर पहिल इकाई मौखिक रूप में काहे के। सबसे पहले तो हम लोग नागपुरी भाषा पहले तो बोलेंगे, ठीक है। तो वह, या फिर अगर आप समझे ग्रामर को अगर अच्छा से पढ़िएगा, तो जो वह बात हम लोग बोलते हैं वह किस रूप में होता है, वह सबसे पहले वह ध्वनि रूप में होता है। किस रूप में होता है, ध्वनि रूप में होता है। जो भी हम बोलते हैं वह ध्वनि रूप में होता है सबसे पहले, ठीक है। और ये ध्वनि जो है, जब इसी ध्वनि को हम लोग लिखित रूप देते हैं, क्या करते हैं, लिखित रूप देते हैं, ठीक है। तो फिर वही लिखित रूप जो है वह क्या कहलाता है, लिपि कहलाता है। ये बात को समझिएगा, ठीक है। क्या कहा जा रहा है, कोई भी ध्वनि को अगर हम लोग लिखित रूप दे देते हैं या कोई सांकेतिक रूप देते हैं, लिखित रूप कहें या सांकेतिक रूप कहें, ठीक है। तो लिखित या सांकेतिक कह सकते हैं आप, एक मिनट, लिखित या सांकेतिक रूप जो है अगर हम दे देते हैं तो वह क्या कहलाता है, लिपि कहलाता है, ठीक है। समझ में आ रहा है। जैसे अगर एक छोटा सा उदाहरण हम दें, अगर मान लिया हम क बोल दिए, ठीक है, क बोले, अब क एक क्या है, ध्वनि है। लेकिन क को अगर हम देवनागरी में लिखें तो ऐसा हो सकता है, ठीक है। अगर हो सकते हैं इंग्लिश में हम लिखें तो क को हम लोग ऐसे लिखेंगे। इसी प्रकार से हो सकता है अलग अलग भाषाओं में उसको अलग अलग तरीके से लिखा जाए, ठीक है। तो
सीधा सीधा सा बात है कि ध्वनि को लिखित या सांकेतिक रूप में जो व्यक्त किया जाता है तो वो लिपि कहलाता है। और यहाँ पर जो बात प्रश्न कह रहा है, पहले इस प्रश्न को हम आपको लेकर के पहले समझाते हैं कि प्रश्न कह क्या रहा है। हाँ, तो प्रश्न यहाँ कह रहा था कि नागपुरी भाषा कर पहिल इकाई मौखिक रूप में का होवेला। तो मौखिक रूप में पहला तो क्या होता है, ध्वनि के रूप में होता है। ठीक है, पहले मौखिक रूप में वह क्या है, ध्वनि है, और फिर ये ध्वनि से जो है वह सांकेतिक या फिर लिखित रूप में जाता है। ठीक है, क्या होता है, लिखित या फिर सांकेतिक रूप में जाता है। ठीक है, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लिपि बोलते हैं। ये बात आपको क्लियर हुआ होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की ओर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा सिस्टम प्रॉब्लम था। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, नेक्स्ट प्रश्न में बढ़ते हैं सीधे सीधे हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न कहता है नागपुरी भाषा कौन काल में राजभाषा रूप में सुशोभित रहे। ठीक है, यानी ये कह रहा है कि नागपुरी भाषा जो है किस काल में राजभाषा का दर्जा नागपुरी को मिला था, ये प्रश्न कह रहा है। ठीक है, तो राजभाषा का दर्जा जो है वह किस काल में मिला था, है ना। तो सभी को बताना, ये सभी को पता होगा। मुगल काल, आपके पास 4 ऑप्शन है। मुगल काल था, ठीक है, या फिर मुंडा काल में, ब्रिटिश काल में, या नागवंशी काल में। तो दोस्तों आप सभी को पता होगा, ठीक है, कि नागवंशी काल जो था, नागवंशी काल में नागपुरी भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया गया था। तो आई होप ये बात आप सभी को समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। नेक्स्ट जो है प्रश्न संख्या 8 में आ जाइए। प्रश्न संख्या 8 क्या कहता है, देखिए प्रश्न संख्या 8 कह रहा है कि कौन विद्वान नागपुरी के गंवारी भाषा कर नाम दे हैं। यानी कौन विद्वान थे जो नागपुरी को गंवारी भाषा का नाम दिए। ठीक है, यहाँ पे क्या है, कोनराड बुकाउट, या हेनरिक फ्लोर, या E.H. व्हिटली, और एंथोनी सोयर्स। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए। इसका सही उत्तर हो जाएगा E.H. व्हिटली, सॉरी, यस, इसका उत्तर क्या हो जाएगा, E.H. व्हिटली। अब ये क्या है, कैसे इसको समझेंगे, देखिए हम इसके बारे में थोड़ा सा आपको हम डिटेल में समझा देते हैं कि E.H. व्हिटली जो थे, ठीक है, हम किसका बात कर रहे हैं, E.H. व्हिटली का। जो E.H. जो व्हिटली हैं, है ना, E.H. व्हिटली, ये 1886 में, ठीक है, 1886 ईस्वी में जो है पहला नागपुरी, ठीक है, पहला नागपुरी व्याकरण लिखे थे। ठीक है, ठीक है, तो एक प्रकार से ये विशप थे। ठीक है, याद रखिएगा, ये कैथोलिक विशप थे। विशप आप सभी को समझ में आता होगा, जो एक तरह से हम लोग क्या बोल सकते हैं कि क्रिश्चियनिटी का एक बड़ा संत कह सकते हैं। तो ये विशप थे। इन्होंने 1886 में जो है यहाँ पर क्या लिखे थे, पहला नागपुरी व्याकरण लिखे थे, जिसका नाम क्या था, नोट्स ऑन द, क्या था, नोट्स ऑन द गंवारी डायलेक्ट। ठीक है, क्या था, गंवारी डायलेक्ट, ठीक है। तो ये आपको याद रख लेना है कि ये व्हिटली 1886 में पहला बुक लिखे थे, जिसका नाम क्या था, नोट्स ऑन द गंवारी डायलेक्ट। ये बात आपको समझ में आया होगा, नोट्स ऑन द गंवारी डायलेक्ट, ये बुक उन्होंने लिखा था। कब लिखा था, 1886 में। एक और बुक इन्होंने लिखा था, ठीक है, और वह क्या था, वह था नोट्स ऑन द गंवारी डायलेक्ट्स। ठीक है, नोट्स ऑन द गंवारी डायलेक्ट्स, ठीक है, ऑफ लोहरदग्गा। ठीक है, लोहरदग्गा, ठीक है, छोटा नागपुर। ये जो है क्या नाम दिया था, गंवारी जो है कहा था। यानी यहाँ पे क्लियर हो गया होगा कि E.H. व्हिटली जो थे, है ना, वे पहले विद्वान थे जिन्होंने जो है नागपुरी को गंवारी भाषा का नाम दिया था। ये बात आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है,
ये भी अब आपको याद रख लेना है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है आपका, देखिए प्रश्न कहता है कि प्रयोग कर आधार पर नागपुरी में कई किस्म कर शब्द होवेला। अच्छा, उससे पहले और एक शब्द क्वेश्चन है, कौन तरह कर शब्द मन में नागपुरी भाषा कर विकास संभव है। देखिए प्रश्न को समझिएगा, प्रश्न क्या कह रहा है कि कौन तरह कर शब्द मन में, यहाँ 4 ऑप्शन है, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। ठीक है, तो कौन तरह का शब्द में जो है नागपुरी की भाषा का विकास संभव है। तो दोस्तों पहले इसको समझने, इस प्रश्न का उत्तर देने से पहले आपको इसके बारे में समझना पड़ेगा कि ये है क्या। ठीक है, और इसका विकास कैसे संभव है। देखिए तत्सम शब्द क्या होता है, एक करके हम लोग समझते हैं तत्सम शब्द क्या होता है। बात करें तत्सम का, तत्सम, ठीक है, तत्सम शब्द क्या होता है। ठीक है, वैसे शब्द को बोलते हैं जो सीधे संस्कृत के शब्द प्रयोग होते हैं। ठीक है, प्रयोग होते हैं। अब समझ में आ गया। तो अगर संस्कृत का जो शब्द जो है सीधे सीधे अगर प्रयोग हो रहा है, ठीक है, नागपुरी में, किसमें, नागपुरी में प्रयोग हो रहा है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तत्सम शब्द बोलते हैं। आगे अगर हम बढ़े सेकेंड नंबर पे, तो सेकेंड नंबर क्या कर रहा है, तद्भव। ठीक है, क्या कर रहा है, तद्भव। तद्भव क्या होता है, यानी कि बदला हुआ रूप। आज जो हम लोग क्या करते हैं, तद्भव का मतलब यहाँ पे समझ लेते हैं कि तद्भव जो होता है वह बदला हुआ रूप है। ठीक है, तद्भव क्या है, इसको हम कह सकते हैं बदला हुआ रूप। ठीक है, ये है तद्भव। अब तद्भव अगर बदला हुआ रूप है, तो अगर आप नागपुरी में जो कुछ पहले बोल रहे थे, ठीक है, अब उसको जो है उसमें स्वरूप बदल गया, इसका मतलब है कि विकास नहीं हो रहा है। ठीक है, इससे क्या हो रहा है, विकास नहीं हो रहा है। ठीक है, इससे क्या हो रहा है कि आपके भाषा का ह्रास हो रहा है। तत्सम शब्द अगर हम बात करें कि तत्सम में अगर संस्कृत, तत्सम में क्या करें कि यदि संस्कृत जो है अगर का यूज हम कर रहे हैं, सीधे सीधे तौर पे यूज कर रहे हैं, इसका मतलब इसका जो मूल रूप है उसका ह्रास हो रहा है, मूल रूप का प्रयोग नहीं कर रहे हैं। ठीक है, आगे विदेशज, अगर हम बात कर लें विदेशज, डी नंबर विदेशज से, तो विदेशज में क्या होगा कि विदेशियों का, विदेशी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं हम लोग, इंग्लिश का यूज कर रहे हैं या फिर और भी फारसी, उर्दू, कुछ भी चीज़ का हम लोग यूज कर रहे हैं, किस में, अपने नागपुरी भाषा में। इसका मतलब है कि हम नागपुरी का जो है एक तरह से नागपुरी का विकास नहीं होकर, उसका क्या हो रहा है, विकास ना होकर उसका अवनति हो रहा है, एक तरह से कहें उसका ह्रास हो रहा है। ठीक है बात, तो ये भी नहीं हुआ। इसका मतलब देशज शब्द। ठीक है, तो सही ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए। यहाँ सही ऑप्शन हो जाएगा देशज। ये हमारा क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, कि देशज जो शब्द है वह, यानी कि जो भी देसी शब्द है, जो क्या है, खास देसी शब्द है, उससे ही जो है हमारा भाषा का विकास होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। अगला प्रश्न क्या है, प्रयोग कर आधार पर, क्या कहा गया है प्रश्न में, प्रयोग कर आधार पर, प्रयोग कर आधार पर नागपुरी में कई किस्म कर शब्द होवेला। अब यहाँ पर बात कर रहा है कि शब्द का, ठीक है दोस्तों, शब्द के कई एक भेद होते हैं और उसके आधार, अलग अलग आधार होते हैं, यानी कि आधार जो है वह आपको पूछा जा सकता है वह किस आधार पर कितने। तो यहाँ पर बात कर रहा है प्रयोग के आधार पर। तो दोस्तों प्रयोग के आधार पर जो है नागपुरी के दो प्रकार हैं या दो भेद हैं। ठीक है, किसके आधार पर, प्रयोग के आधार पर। और प्रयोग के आधार पर अगर हम बात किसका कर रहे हैं, शब्द का, तो शब्द का प्रयोग के आधार पर, किसके आधार पर, प्रयोग के आधार पर। शब्द के दो भेद कौन कौन से यहाँ पे आएंगे बताइए। यहाँ पर दो भेद कौन कौन से हो जाएंगे, एक सार्थक, सार्थक शब्द है ना, सार्थक शब्द, और दूसरा हो जाएगा निरर्थक शब्द। ठीक है, निरर्थक शब्द। सार्थक शब्द आप सभी को समझ में आता है, वैसे शब्द जिसका एक स्पष्ट एक खास अर्थ पता हो, और निरर्थक शब्द वैसे शब्द होते हैं जिनका कुछ अर्थ पता नहीं चलता है। तो इस प्रकार से प्रयोग के दृष्टि से हम लोग दो भाग में इसको बांटते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने है, देखिए क्या कर रहा है प्रश्न, प्रश्न संख्या 11 माजी सार्थक। ठीक है, एक कौन सा रहा, सार्थक शब्द, और दूसरा क्या रहा, निरर्थक
शब्द, है ना। सार्थक शब्द जिसका कोई खास अर्थ निकलता हो, निरर्थक जिसका कोई अर्थ नहीं निकलता हो। तो ये बात भी आपको क्लियर हो गया होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न आपका क्या कर रहा है वो देखिए। प्रश्न कहता है कि वाक्य रचना में बालाघात का नियम कौन व्याकरणिक इकाई से प्रभावित करेला। ठीक है, वाक्य रचना में बालाघात का नियम कौन व्याकरणिक इकाई के प्रभावित करेला। 4 ऑप्शन है आपके पास, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण या फिर देवल सौबे, यानी सभी। दोस्तों तो वाक्य रचना में बालाघात का नियम जो है वह सभी को प्रभावित करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही होगा, यानी कि सभी को प्रभावित करता है। अब इसका क्या मतलब है, कैसे समझिएगा इसको। ठीक है, इसको समझने के लिए जो है आपको बालाघात का मतलब समझना पड़ेगा। दोस्तों देखिए बालाघात होता क्या है। ठीक है, बालाघात क्या होता है। बालाघात जो है हम लोग कहते हैं जब हम लोग किसी बात को या किसी बात को बोलते हैं, ठीक है, या किसी वाक्य में जब हम कुछ बोलते हैं तो किसी संज्ञा हो या सर्वनाम हो वहाँ पर, या विशेषण कुछ भी हो, तो वहाँ पर यदि हम क्या करते हैं एक विशेष जोर लगाते हैं। ठीक है, उस बात पर क्या करते हैं जोर लगाते हैं, ज़्यादा एक तरह से हमको पावर लगाना पड़ता है। ठीक है, तो हम लोग बोलते हैं कि उस शब्द पर वहाँ पर क्या हुआ, बालाघात का प्रयोग हुआ। समझ में आया कि नहीं है। अब जो है इससे क्या हो रहा है, तो प्रश्न ये पूछ रहा है कि वाक्य में बालाघात कर नियम, हाँ क्या कर रहा है कि वाक्य में बालाघात कर नियम कौन व्याकरणिक इकाई को प्रभावित करता है। तो बालाघात जो है सबको प्रभावित करता है, जैसे संज्ञा हो, सर्वनाम हो, विशेषण, क्रिया हो, कैसे प्रभावित करता है आप जरा देख लीजिए। यहाँ पे हम लोग जैसे बोल सकते हैं कि राम खालक, नागपुरी भाषा में क्या बोलेंगे, राम खालक। ये सिंपल सा बात है कि राम खालक। ठीक है, तो यहाँ इसका मतलब हुआ कि राम खाना खा गया, हम ये समझ लिए। लेकिन इसमें जो है अगर हम बालाघात का प्रयोग करते हैं, बालाघात यानी उसको आवाज़ को कम ऊपर नीचे करते हैं या फिर हम लोग कम पावर लगाते हैं, जिस तो हम लोग उसका मीनिंग बदल जाएगा। जैसे अगर हम बोलते हैं कि राम खालक, हम क्या बोलते हैं राम खालक, इसका मतलब है एक तरह से हम पूछ रहे हैं कि राम खालक यानी राम खाया या नहीं खाया। ठीक है, जैसे अगर तुम कोई आपसे कुछ कोई आपसे पूछता है कि है ना तुम्हें पढ़ ले, ठीक है, तो तुम्हें पढ़ ले इसका मतलब है कि तुमने पढ़ा। लेकिन अगर आपसे पूछता है कि तुम्हें पढ़ ले, इसका मतलब है कि क्या आप पढ़े। तो इस तरह से यहाँ पर क्या हो रहा है कि एक उसका मीनिंग बदल जा रहा है। इस तरह से अब हम ये कह सकते हैं कि व्याकरण में बालाघात के प्रयोग से केवल संज्ञा नहीं बल्कि संज्ञा हो, सर्वनाम हो, विशेषण, ये सब में जो है इसका परिवर्तन होता है, प्रभावित होता है। इस तरह से ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, ये बात समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। प्रश्न संख्या आ जाइए 12 में। प्रश्न संख्या 12 आपके सामने है। प्रश्न संख्या 12 क्या कह रहा है देखिए। प्रश्न संख्या 12 कहता है कि प्रश्न संख्या 12 क्या कह रहा है वो देखिए। देवनागरी लिपि कर विकास उत्तर शैली कर कौन रूप से होते, है ना। देवनागरी लिपि का विकास जो है उत्तर शैली कर कौन रूप से हुआ थे, कुटिल लिपि, गुप्त लिपि, शारदा लिपि या नागरी लिपि। ठीक है दोस्तों, आपको बात समझ में आ रहा होगा। तो प्रश्न के अनुसार जो है क्या होगा कि इसका विकास जो है वह नागरी लिपि में हो रहा है। क्यों, चूँकि अभी जो है हम लोग देवनागरी लिपि का प्रयोग कर रहे हैं और देवनागरी जो लिपि है, देवनागरी जो लिपि है वह कहीं ना कहीं किससे आया है, इसका निर्माण जो है ना, हम कह सकते हैं देवनागरी लिपि नागरी लिपि से ही आया है। ठीक है, नागरी लिपि से। ठीक है, अभी इसके दो प्रकार हैं, एक हम लोग यूज करते हैं देवनागरी लिपि और एक है नंदी लिपि। ठीक है, 2 प्रकार की लिपि यहाँ पे यूज होता है। तो इस तरह से इसका विकास जो है अभी किससे हो रहा है, नागरी लिपि से हो रहा है। ठीक है, आगे नेक्स्ट समझिए। अगला प्रश्न आपके सामने है प्रश्न संख्या 33। प्रश्न संख्या 33 है, ये देखिए क्या कहता है। प्रश्न कह रहा है कि सामान्य रूप में नागपुरी भाषा कर कयठो स्वरूप होवेला। तो सामान्य रूप में नागपुरी भाषा का कय गो स्वरूप है, 2 गो, 3 गो, 4 ठो या देवल में से कोनो नहीं। तो दोस्तों अगर हम बात करें तो सामान्य रूप में नागपुरी भाषा के 2 स्वरूप होते हैं। कितने स्वरूप होते हैं, 2 स्वरूप होते हैं। और ये 2 स्वरूप कौन कौन से हैं, एक हम लोग सीधे सीधे बात करेंगे मौखिक भाषा, एक स्वरूप क्या है मौखिक
भाषा का और दूसरा स्वरूप है लिखित भाषा का। ठीक है, तो आपको ये बात क्लियर हुआ होगा, एक मौखिक भाषा का और दूसरा लिखित भाषा का। ठीक है, आपको हैंडराइटिंग में थोड़ा बहुत इशू होगा, अब इसको मैनेज करेंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों अगला प्रश्न आपके सामने आ गया है, आप फटाफट जो है इसका उत्तर दीजिए। प्रश्न क्या कर रहा है, देखिए प्रश्न को पढ़िए। प्रश्न कहता है कि नागपुरी ध्वनिकर सबसे बड़ विशेषता कौन रूप में सामने आवेला। ठीक है, यानी कह रहा है कि नागपुरी जो ध्वनि है ना, जो हम लोग बोलते हैं नागपुरी ध्वनि है, तो नागपुरी का जो ध्वनि है उसका सबसे बड़ा विशेषता किस रूप में निकल कर आता है, शब्द रूप में, वाक्य रूप में, संज्ञा रूप में या अव्यय रूप में। तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा बताइए। इसका सही उत्तर हो जाएगा कि शब्द रूप में। ठीक है, शब्द रूप में इसका सबसे बड़ा विशेषता है कि नागपुरी जो है, अभी देखिएगा लंबा लंबा शब्द को भी जो नागपुरी में बिल्कुल छोटे रूप में जो हम लोग बोल पाते हैं। ठीक है, इसीलिए नागपुरी बोलना हो या समझना हो बहुत ही इजी होता है। यहाँ तक कि जब अंग्रेज यहाँ पे आए थे हमारे झारखंड में, ठीक है, अंग्रेज जो थे या ये जो क्रिश्चियनिटी के जो गुरु थे वहाँ के, ठीक है, बिशप लोग या जो फादर लोग जो थे, वे अपना प्रचार प्रसार करने के लिए भी जो है, क्रिश्चियनिटी के प्रचार प्रसार करने के लिए भी कौन सा भाषा को माध्यम चुना था, नागपुरी भाषा को ही माध्यम चुना था। कारण क्या है कि नागपुरी भाषा जो है लोगों को समझाने में सबसे ईजी होता है। अधिकतर लोग जो है नागपुरी की चाहे कोई भी भाषा हो, मुंडारी, खोरठा, कुछ भी जानते हो, ठीक है, कुडू, कुछ भी जानता हो, समझ में आ गया, लेकिन सभी को नागपुरी पता ही होता है, क्योंकि नागपुरी एक ऐसा भाषा है जो सभी का जो है एक तरह से आदान प्रदान करने का या संवाद करने का एक माध्यम सा बन गया है। ठीक है, तो ये काफ़ी ईजी होता है समझने के लिए। तो इसका शब्द जो है ये काफ़ी ईजी होता है समझने के लिए, बोलने के लिए, हर चीज़ में। तो इस तरह से इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, पहला सही उत्तर होगा। दोस्तों बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न में। और अगला प्रश्न क्या है, देखिए अगला प्रश्न आपके सामने कह रहा है कि देवनागरी लिपि के हमरे कई ठो भाग में बांटल पाविला। दोस्तों यहाँ पे आपको कह रहा है कि देवनागरी लिपि को हम लोग कितने भाग में जो है बटा हुआ पाते हैं। आपके पास चार ऑप्शन है, पाँच ठो यानी 5 भाग में, 4 ठो यानी 4 भाग में, 3 या फिर 2 भाग में। तो दोस्तों थोड़ा देर पहले ही जो है हमने आपको बताया भी था, ध्यान दिए होंगे तो हमने बताया था कि देवनागरी लिपि जो है ये 2 भाग में बटा हुआ है। ठीक है, अब ये 2 भाग क्या क्या है। पहला जो भाग है ये तो हम लोग देवनागरी बोलते हैं, आपको पता ही है। ठीक है, और दूसरा जो है यहाँ पर हम लोग क्या है, नंदी। ठीक है, नंदी लिपि। ठीक है, तो ये 2 भागों में जो है इसका 2 भाग एक्चुअली है। तो नागपुरी लिपि को हम लोग 2 भाग में बटा हुआ पाते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न क्या है, मेरे अनुसार से हमने ये पाया, बाकी अगर इसमें और कुछ होगा तो आप अपना सुझाव दे सकते हैं। ठीक है, ये दो भाग, यदि आपको इसके बारे में पता है तो आप ज़रूर कमेंट करें और इसमें बताएं कि क्या है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न जो है प्रश्न संख्या 16 में आते हैं। प्रश्न संख्या 16 क्या कहता है, देखिए प्रश्न संख्या 16 यहाँ पर है कि पहले इसको पढ़िए अच्छा से, क्या कह रहा है, मात्रा संबंधी, क्या मात्रा संबंधी विशेषता कौन लिपि का आधार पर हमरे से जुड़ाला है। मात्रा संबंधी, जो हम लोग मात्रा जो देखते हैं है ना हिंदी में, तो उसी प्रकार नागपुरी का भी मात्रा है, हिंदी का भी मात्रा है, लगभग देवनागरी लिपि में है, तो लगभग तो बहुत सारा चीज़ सेम ही है। ठीक है, हालांकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हिंदी का नागपुरी में यूज़ नहीं होता है। ठीक है, जैसे आपको पता है ना, अण का यूज़ नहीं होता है, या जो संयुक्त अक्षर है ना, अक्षर, ज्ञ, ये सब का यूज नहीं होता है, यह बहुत कम होता है। तो यहाँ पर कह रहा है कि मात्रा संबंधी जो विशेषता है ना, वो कौन लिपि का आधार पे हमरे से जुड़ल है। तो नागपुरी का जो मात्रा संबंधी जो विशेषता है दोस्तों, वह देवनागरी लिपि से संबंधित है। तो आपको प्रश्न संख्या क्या हो जाएगा, प्रश्न संख्या इसका बी, यानी कि ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न आपके सामने है, प्रश्न संख्या 17। प्रश्न संख्या 17 क्या कहता है कि व्यंजन वर्ण कर कौन खेजा चाहे भाग कर उपयोग नागपुरी लिखे में नहीं होवेला। देखिए दोस्तों यहाँ पर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको समझना जरूरी है कि व्यंजन वर्ण होता है। वैसे वर्ण को वैसे सभी लोगों को पता है, आप एग्ज़ाम दे रहे तैयारी कर रहे हैं तो आपको पता ही होगा, लेकिन जो दोस्तों को नहीं पता है उसको हम थोड़ा सा बता दें कि हम लोग जो है वर्ण को स्पेशली 2 भागों में डिवाइड करते हैं, 2 भाग में डिवाइड करते हैं, जिसमें क्या है, स्वर वर्ण है ना, और एक व्यंजन वर्ण होता है। वैसे अगर देखा जाए कुल मिलाकर के तो 52 वर्ण होते हैं, लेकिन
सॉरी हम लोग नागपुरी में कौन कौन से वर्ण कहाँ यूज करते हैं और क्या नहीं यूज करते हैं, ये चीज़ हम लोग यहाँ पे देखेंगे, है ना। अब स्वर वर्ण में जैसे क्या है, हर्स्व अ दीर्घ आ हर्स्व ई दीर्घ ई, ये सारा कुछ आपको पता ही है। इसका यूज नागपुरी ग्रामर है। इसके हिसाब से अगर हम बात करें तो मात्र यहाँ पे 33, है ना, 33 वर्णों को लिया गया है, जबकि इसे परंपरागत तरीके से जो है वह कुल मिलाकर 52 यानी कि 52 वर्ण है। परंपरागत तरीके से जो हमारे हिंदी में है ना, उसमें कितने हैं, 12 वर्ण होते हैं, जिसमें से 13, है ना, 13 स्वर वर्ण को लिए जाते हैं और 39 जो है वह व्यंजन वर्ण लिए जाते हैं। ठीक है, यानी कि 13 39 ये दोनों को मिलाइएगा तो कुल मिलाकर के 52 जो है आपके पास यानी 52 वर्ण होते हैं। लेकिन जैसे आपको पहले मैंने बताया कि नागपुरी में क्या होता है कि बहुत सारे वर्णों को नहीं लिया जाता है। अगर स्वर वर्ण में बात करें तो स्वर वर्ण में भी जो है हम लोग कौन कौन सा वर्ण लेते हैं, चलिए हम आपको बता दें थोड़ा सा। तो नागपुरी में अगर वर्ण का बात करें तो इसमें हर्स्व अ दीर्घ आ, है ना, हर्स्व ई दीर्घ ई, है ना, इसके बाद हर्स्व उ दीर्घ उ ए, ठीक है, सॉरी ए, है ना, ए ओ, ठीक है, ये मुख्य वर्ण है जिसको यहाँ पे लिया जाता है। ठीक है, इसमें बहुत सारे वर्ण है, जैसे अनुस्वर अनुनासिक जो है ना, अनुस्वर है या अनुनासिक जो है ना, ये बहुत सारे शब्द या री वगैरह है, ये सब का प्रयोग जो है ना बहुत कम के बराबर होता है, लेकिन बहुत कम होता है। तो इस तरह से मात्र यहाँ पे 33 वर्णों को जो है यहाँ पर लिया जाता है नागपुरी में। बहुत सारे जैसे यहाँ पे संयुक्त वर्ण है ना, बात करें संयुक्त वर्ण, जैसे अक्ष त्र ज्ञ हो गया, यहाँ पे क्या अक्ष त्र ज्ञ, ये सब का भी प्रयोग जो है नागपुरी में नहीं होता है। ठीक है, यानी बहुत कम, नहीं के बराबर होता है, ये समझ लीजिए। हम सीधे आते हैं प्रश्न क्या कर रहा है। ठीक है, ये तो बात चलिए कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट आपके पास है, लेकिन जो प्रश्न है ये प्रश्न क्या कहता है, प्रश्न के अनुसार क्या होगा। प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि व्यंजन वर्ण कर कौन सा खिजा है, यानी कौन सा भाग है जिसमें नागपुरी लिखे में उपयोग नहीं होता है। तो स्पर्श व्यंजन है या उष्म व्यंजन या अंतःस्थ व्यंजन या संयुक्त व्यंजन। तो दोस्तों जैसा हमने अभी बताया संयुक्त व्यंजन, ठीक है, यहाँ पे अगर हम देखें थोड़ा सा, ठीक है, अभी हमने तुरंत बताया था संयुक्त व्यंजन के बारे में ये। ठीक है, तो ये संयुक्त व्यंजन है और संयुक्त व्यंजन में क्या क्या है, अक्ष त्र और ज्ञ, इसका प्रयोग जो है हम लोग नागपुरी में नहीं करते। ठीक है, और बाकी चीज़ों का प्रयोग होता है। अब यहाँ पे अक्ष त्र ज्ञ का प्रयोग नहीं होता है और बाकी चीज़ों का होता है, तो बाकी चीज़ को आपको समझना है हमें कि है क्या चीज़। ठीक है, आप ज़रूर एक बार कमेंट करेंगे कि ज़्यादा डिटेल में बताना सही है या फिर शॉर्ट में ही आपको बताया जाना चाहिए। तो यहाँ पे आपको बता दिया मैंने कि संयुक्त व्यंजन जो है एक अक्ष त्र ज्ञ का प्रयोग जो है नहीं होता है नागपुरी में, बाकी का होता है। बाकी क्या है, स्पर्श व्यंजन क्या है, स्पर्श व्यंजन कहने का मतलब है वैसे व्यंजन जिसका उच्चारण करते समय जो है मुंह के जो भी एक तरह से अलग अलग भागे हैं, ठीक है, जैसे वो जीभ होकर हो गया, दांत हो गया, है ना, ये सब एक दूसरे से जो है स्पर्श होता है। ठीक है, तब जाकर के जो आवाज़ जो है वो निकलती है। ठीक है, इसमें क्या क्या आएगा, तो क वर्ग में सारा कुछ आ जाता है, जैसे क ख ग घ अंग। ठीक है, च वर्ग को छोड़ दिया जाता है, हिंदी में वो भी आता है, लेकिन यहाँ पे च वर्ग छोड़ यानी च छ ज झ को छोड़ देना है। ठीक है, च छ ज झ। उस तरह से ट वर्ग भी आएगा, त वर्ग यहाँ पे आता है प वर्ग तक। तो क ख ग से लेके प फ ब भ म य र तक जो है स्पर्श व्यंजन में आएगा। उष्म व्यंजन का अगर बात करें तो उष्म व्यंजन किसको बोलते हैं, जिसका उच्चारण करते समय जो है, जो अगर हम उच्चारण करें तो उसमें एक तरह से गर्म, उष्म का मतलब होता है गर्म, है ना, हवा जो है गर्म हवा जो है रगड़ाते हुए जो है आवाज़ जो है अंदर से निकलती है। तो ऐसे व्यंजन को हम लोग क्या बोलते हैं, उष्म व्यंजन, जिसमें तालब स, मूर्धन स, है ना, दंत स, ह, ये सब आता है ना, उष्म व्यंजन। तो उष्म व्यंजन आपको समझ में आ गया। वैसे उष्म व्यंजन में सभी का प्रयोग तो नहीं होता है, बट होता है। ठीक है, अंतःस्थ, अब अंतःस्थ व्यंजन क्या है, तो ये भी आपको याद रखना है कि अंतःस्थ व्यंजन क्या होता है। चलिए हम इसको आपको थोड़ा सा बता दें यहीं पर, अंतःस्थ व्यंजन क्या है। अंतःस्थ व्यंजन जो है, अंतःस्थ व्यंजन, ठीक है, अंतःस्थ व्यंजन जो है जिसमें य, र,
ल और व आता है, याद रखिएगा। अब इसमें से आपको पूछ देगा कि इसमें से अंतःस्थ व्यंजन कौन है, तो अंतःस्थ व्यंजन कौन होता है, तो जो वर्ग है ना, वर्णमाला, उसमें जहाँ पर भी आपको दिखे य र ल व, है ना, तो यह क्या है, अंतःस्थ व्यंजन होता है। तो अंतःस्थ व्यंजन का भी प्रयोग होता है। हालांकि य का प्रयोग जो है नागपुरी में ज जैसा होता है, याद रखिएगा। य का प्रयोग कैसा होता है, ज के जैसा होता है, जिसे यजमान हिंदी में बोलते हैं, लेकिन नागपुरी में उसको क्या बोलते हैं, जजमान। ठीक है बात। वैसे व का प्रयोग जो है ब के रूप में होता है। क्या होता है, व का प्रयोग ब के रूप में होता है, य का प्रयोग ज के रूप में होता है। इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे हम लोग। तो जैसा आप अगले प्रश्न हम लोग पढ़ रहे हैं, अगला प्रश्न हमारे पास क्या है, प्रश्न संख्या, हाँ, अंतःस्थ वाला प्रश्न आ गया है। तो जस्ट अभी मैंने बताया भी है आपको, ठीक है, इसका प्रश्न आप दे सकते हैं उत्तर। प्रश्न क्या कह रहा है कि अंतःस्थ व्यंजन कर कौन वर्ण में ध्वनि परिवर्तन देखल जाएगा, ध्यान समझिएगा। अंतःस्थ व्यंजन कर कौन वर्ण में ध्वनि परिवर्तन, यानी कि हिंदी में जो अंतःस्थ व्यंजन है उसमें और नागपुरी में जो अंतःस्थ व्यंजन है उसमें, उसका ध्वनि में जो है आपको अंतर दिखाई पड़ेगा। यानी कि जो हम बोलेंगे उसका आवाज़ जो है अलग प्रकार से उसका यूज करेंगे। ठीक है, तो हमने अभी बताया था तुरंत, य को जो है हम लोग क्या बोलते हैं, य को क्या बोलते हैं, ज के रूप में प्रयोग होते हैं, है ना। इस तरह से ल और व, तो एक प्रकार से देखें इन तीनों में ही जो है वो परिवर्तन दिखाई देता है। तो नागपुरी में इन तीनों में ही जो है आपको परिवर्तन दिखाई देता है। तो इस प्रकार से बताइए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा देवल शोभे, है ना। यह भी चेंज होता है, वह भी और ल भी, इन तीनों का चेंज होता है। तो इस प्रकार से अंतःस्थ व्यंजन में जो है तीनों में परिवर्तन दिखाई देता है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। बढ़ते अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न अगर बात करें प्रश्न संख्या 19 में, प्रश्न संख्या 19 क्या कहता है, आपके सामने है, देखिए पढ़िए। ये कहता है कि अर्थ कर आधार पर वाक्य रचना कर कई किस्म होवेला। दोस्तों, अर्थ के आधार पर वाक्य रचना कर कई किस्म होवेला ये पूछ रहा है। तो अर्थ के आधार पर वाक्य को हम लोग कितने भागों में बांटते हैं, देखिए 8 है, 7 है, 6 है या 3 है। तो आपको बता दें दोस्तों, अर्थ के आधार पर जो है, अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। इसको भी चलिए हम डिटेल में आपको बता देते हैं। और आपके सामने एक शानदार ट्रिक है जो हम लेकर के आते हैं। चूँकि ये ट्रिक पहली बार आप जो है हमारे यूट्यूब चैनल में देख रहे होंगे, चूँकि ये किसी के द्वारा बनाया गया नहीं है, ये ट्रिक हमने खुद से जो है तैयार किया है। और ये सब जो अर्थ के आधार पर जो है वाक्य के प्रकार जो 8 प्रकार है, इसको याद करना बड़ा मुश्किल होता है। वैसे जो सर्वनाम के जो प्रकार हैं इसको भी, है ना, याद करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो दोनों ही के लिए जो है हम आपको ट्रिक भी प्रोवाइड करते हैं। चलिए, तो देखिए अर्थ के आधार पे जो है 8 प्रकार हैं, ये कौन से हैं। तो हम आपको बता रहे हैं कि अर्थ के आधार पे जो है 8 प्रकार कौन कौन से हैं शब्द के। तो बात कर रहे हैं शब्द के प्रकार, है ना। तो शब्द के प्रकार जो हैं किसके, अर्थ के आधार पर, सॉरी शब्द के नहीं, हम लोग किसका प्रकार देख रहे हैं, वाक्य के। ठीक है, ये मिस्टेक हो रहा है, वाक्य के प्रकार हम लोग देख रहे हैं। वाक्य के प्रकार जो है अर्थ के आधार पर, तो ये कौन कौन से हैं, इसके लिए हम आपको जो है सिंपल ट्रिक आपको हम बता रहे हैं। ठीक है, और ये ट्रिक जो है आपके लिए बहुत ही कारगर साबित होगा। जैसे हम लोग नागपुरी में पढ़ रहे हैं, तो एक सिंपल सा ट्रिक जो है वह नागपुरी में आपके लिए लेके आए हैं। और ये ट्रिक है नी, क्या है, नी आवी। अच्छा, हम इसको नीचे लिख देते हैं ताकि क्लियर आपको लिखने में भी समझ में आएगा। नी आवी साइज। ठीक है, अब ये देखिए नी आवी साइज। ठीक है, इससे आप कैसे पता करेंगे कि कितने भेद हैं अर्थ के आधार पर। ठीक है, अब नी से क्या है, निजवाचक। ठीक है, नी से क्या होता है, सॉरी निषेधवाचक, है ना, निषेधवाचक, निषेधवाचक वाक्य लिखे। जहाँ पे कहीं, जहाँ भी कहीं नहीं दिखे तो समझ लीजिएगा नी से निषेधवाचक, है ना। याद, इसे हम याद करने का ट्रिक आपको बता रहे हैं, 8 कैसे याद कीजिएगा। ठीक है, नी आवी साइज। ठीक है, सांस नहीं आएगा। ठीक है, अब आ से क्या हो जाएगा, आ से यहाँ पे हो जाएगा आज्ञावाचक वाक्य। क्या हो जाएगा, आज्ञावाचक
वाचक वाक्य। ठीक है। अवी, वी से क्या हो जाएगा? विधिवाचक, है ना, विधिवाचक। ठीक है। आगे है सा। अब सा से दो यहाँ पे ये आता है, एक तो सा से सवालवाचक। ठीक है दोस्तों, हिंदी में हम लोग बोलते हैं प्रश्नवाचक, उसी को नागपुरी में बोलते हैं सवालवाचक। ठीक है, तो सवालवाचक वाक्य। ठीक है। ई से जो है इच्छावाचक हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? ई से इच्छावाचक वाक्य। और सा से संकेतवाचक वाक्य, संकेतवाचक वाक्य। तो देखिए कुल मिला के कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6। अब बताइए, है ना शानदार ट्रिक। ठीक है, तो आप इससे जो है आराम से याद कर सकते हैं, आपको ज़्यादा कुछ भी नहीं करना है। सिंपल यहाँ पे क्या हमने यूज़ किया है और क्या जो है आपको याद करना है। यहाँ पर जो है नी आवी साइज, ज़्यादा कुछ नहीं है, आपको ये याद रख लेना है, नी आवी। ठीक है, धन्य के सांस नहीं आएगी, तो नी आवी साइज। नी से क्या हो गया? निषेधवाचक। ठीक है, बाद एक मिनट, नी से ठीक है, आते हैं हम लोग आगे। नी से निषेधवाचक, आ से आज्ञावाचक, वी से विधिवाचक, स से सवालवाचक, ई से इच्छावाचक और स से संकेतवाचक। इस तरह से कुल 6 भेद हो गए। ठीक है, अब हम सीधे आते हैं प्रश्न में, जैसा प्रश्न कहता है। प्रश्न क्या था हम लोग का? ये देखिए, अर्थ के आधार पर अर्थ के आधार पर तो 8 प्रकार होते हैं, तो ये तो 6 हुए। ठीक है, तो बाकी के 2 कहाँ गया? ठीक है, तो 2 इसी से याद रखना है आपको, अलग से और जाने की आवश्यकता नहीं है। तो चूँकि अभी मैंने बताया था कि इसके 8 भेद होते हैं। ठीक है, 8 प्रकार होते हैं, तब 8 होते हैं तो 2 और कहाँ से आएंगे? तो 2 ये स से आपको संकेत भी याद रखना है, और स से संकेतवाचक तो हो जाएगा, और एक स से आपका संदेहवाचक। ठीक है, संदेहवाचक, संदेहवाचक वाक्य। आप इसको अगर लेंगे तो काफ़ी लंबा समय लग जाएगा। संदेह, जहाँ हम लोग संदेह होता है ना, ठीक है, कि कोई कुछ इस तरह का जहाँ तक बात आता है, संदेह आता है कि कहीं शायद, है ना, इस तरह का जब प्रयोग होता है शायद वगैरह, तो ये संदेह हो जाता है। तो स से संदेहवाचक भी हो गया, और एक छूट रहा वी से, है ना, वी से विधिवाचक हुआ, तो वी से और एक होता है, याद रखिएगा, वी से और एक होता है। एक तो हो गया विधिवाचक, और एक हो जाएगा वी से विस्मयवाचक। ठीक है, वी से क्या हो जाएगा? विस्मयवाचक। क्लियर है? तो इस तरह से 8 प्रकार हो गए। तो इसी ट्रिक से जो है आपको याद रखना है, बट वी से 2 चीज़ है और सा से 2 है, ये याद रखिएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर सीधे से। आइए, अगला प्रश्न क्या कहता है? प्रश्न संख्या आ जाइए 20 में। प्रश्न संख्या 20 आपके सामने है। प्रश्न संख्या 20 क्या कहता है? देखिए, प्रश्न संख्या 20 कह रहा है कि कौन किस्म कर वाक्य में आनंद, अचरज, खुशी, घिन इत्यादि का बोध होता है या भाव जुड़ल रहेला। तो दोस्तों, आपको पता है कि इच्छा बोधक में अपना इच्छा व्यक्त किया जाता है, विधान वाचक में जो नियम कानून विधि होता है, संदेह में हमने अभी बताया था कि जहाँ पे संदेह हो किसी चीज़ पर तो वो संदेहवाचक होता है। तो इस तरह से देवल कोनो नहीं इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? देवल कोनो नहीं। तो फिर आप बोलेंगे सर इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर हम बता दें आपको कि कौन किस्म का, तो आनंद, जहाँ पे आनंद, अचरज, खुशी या घृणा, घिन मतलब घृणा होता है वाला बात होता है, तो फिर वह हम लोग क्या बोलते हैं? विस्मयादि बोधक। ठीक है, वह कौन सा प्रकार का होता है वाक्य? विस्मय। अभी यहाँ नीचे भी हम बता दे रहे हैं ये विस्मय है। ठीक है, तो ये विस्मयवाचक होता है। अब विस्मय मतलब विस्मय में जहाँ पे हर्ष, उल्लास, खुशी इस तरह की चीज़ें होती है, दुख, उसको व्यक्त किया जाता है, तो वह क्या होता है? विस्मयवाचक। तो आई होप आपको ये बात समझ में आया होगा। और विस्मयवाचक ऑप्शन में नहीं है, यही कारण है कि इसमें से कोई भी नहीं, यानी कि चौथा ऑप्शन सही है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। प्रश्न संख्या 21, संज्ञा अनुसार, क्या है? संज्ञा अनुसार आदमी कौन किस्म कर संज्ञा है कि? संज्ञा के अनुसार जो है आदमी, अब आदमी से किसी एक आदमी का तो बोध हो नहीं रहा है, आदमी से दुनिया का सब आदमी का बोध हो जाता है। ठीक है, इस प्रकार से आदमी व्यक्तिवाचक नहीं है, चूंकि खास व्यक्ति के लिए होता है, जातिवाचक है। ठीक है, भाववाचक नहीं होगा। ठीक है, इससे कोई भाव और द्रव्यवाचक भी नहीं है। तो इस तरह से आदमी जो है एक खास जाति का बोध हो रहा है, पूरे आदमी जाति का बोध हो रहा है, इसलिए यह जातिवाचक है। और इसका मतलब सही उत्तर क्या हो जाएगा? यहाँ पे इसका सही उत्तर है जातिवाचक। तो दोस्तों, आपको ये बात समझ में आया होगा। ये सारा वीडियो जो है आपको मुफ्त दिया जाएगा, आपके लिए टेंशन नहीं लेना है। इसको के लिए आपको कुछ नहीं करना, टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाना है। ठीक है,
बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। और अगर अच्छा लग रहा है तो आप वीडियो को लाइक शेयर करते रहिए। आप लोग से ये है कि आप लोग वीडियो को लाइक शेयर नहीं करते हैं, जितना हो सके वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। चलिए देखिए अगला प्रश्न आपके सामने आ गया है, प्रश्न का उत्तर फटाफट दीजिए। प्रश्न क्या कहता है कि संज्ञा कर रूप अनुसार झोंपा कौन किस्म कर संज्ञा है कि। क्या कर रहे हैं दोस्तों कि संज्ञा कर रूप अनुसार झोंपा कौन किस्म कर संज्ञा है कि। ठीक है, अब यहाँ पर आपको अगर झोंपा का मतलब ही नहीं समझ में आएगा नागपुरी में, ठीक है, अब नागपुरी पढ़ रहे हैं मतलब तो समझ में आना चाहिए। अगर आप झोंपा का मतलब नहीं समझ में आ रहा है आपको तो समझ लीजिए कि आप आंसर नहीं दे पाएंगे। ठीक है, अब यहाँ दोस्तों जो झोंपा होता है, ठीक है, हम आपको बता दें क्या है झोंपा। इसको मतलब क्या होता है, जब कोई चीज़ का गुच्छा होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, झोंपा बोलते हैं। जैसे एक झोंपा फूल, ठीक है ना, या एक झोंपा कोई चीज़ का, जैसे फल है फूल है, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, झोंपा मतलब गुच्छा। समझ में आ गया, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, झोंपा बोलते हैं। तो संज्ञा के अनुसार झोंपा क्या है, कोई चीज़ का गुच्छा है। समझ में आया, और जब गुच्छा होता है तो जातिवाचक नहीं कहलाएगा, व्यक्तिवाचक भी नहीं कहलाएगा, द्रव्यवाचक भी नहीं कहलाएगा। इसका मतलब देवल में से कोई नहीं है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या होगा, संज्ञा का अनुसार झोंपा कौन किस्म का संज्ञा है। तो झोंपा जो है वह समूहवाचक, चूंकि अभी मैंने बताया गुच्छा क्या है, समूहवाचक है। समझ में आ गया ना, गुच्छा क्या है, समूहवाचक संज्ञा है। और जब समूहवाचक संज्ञा है, ठीक है, वह समूह में है, गुच्छा में है, ठीक है, तो इस तरह से दिया में से कोई भी नहीं। तो बहुत बार इससे आप फंस जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से बहुत बार क्या होता है, नॉन ऑफ दिस भी आंसर होता है, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है, आपको पूरा डिटेल में पता होना चाहिए। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने है प्रश्न संख्या 23। प्रश्न संख्या 23 क्या कर रहा है वो देखिए। प्रश्न संख्या 23 कहता है कि नागपुरी में क्या है, नागपुरी में सर्वनाम कर कैठो भेद है। अभी भी मैंने बताया था कि इनका भी मैं आपको एक स्पेशल ट्रिक दूंगा जिससे आप आसानी से याद कर सकते हैं। दोस्तों वैसे जनरल अगर हम बात करें हिंदी में, हम बात किस में कर रहे हैं, हिंदी में। अगर हिंदी में अगर देखें, ठीक है, तो हिंदी में इसके 6 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं दोस्तों, 6 भेद होते हैं, लेकिन नागपुरी में एक ज़्यादा भेद होता है। ठीक है, और नागपुरी में कुल मिलाकर के 7 भेद होते हैं। ठीक है, नागपुरी में कितने भेद हैं, 7 भेद हैं। ठीक है, किसके, सर्वनाम की, एक भेद ज़्यादा हो जाता है। अब वो कौन सा है और कैसे हम 7 भेद को याद रखेंगे, क्योंकि आपको एग्जाम ये पूछ सकता है कि इसमें से कौन सर्वनाम का भेद है या इसमें से कौन सर्वनाम का भेद नहीं है, तब तो आप फंस जाएंगे ना। तब आप क्या करेंगे, ऐसे स्थिति में आपको उसके बारे में डिटेल पता होना ज़रूरी है। ठीक है बात। चलिए तो हम कैसे बताते हैं आपको, चलिए बढ़ते हैं। तो चलिए आपको हम ट्रिक से बताते हैं कि ये कितने भेद इसके हैं, है ना, सर्वनाम के। तो यहाँ पे बात हम कर रहे हैं सर्वनाम, ठीक है, सर्वनाम का। ठीक है, तो यहाँ पर सर्वनाम के रूप अनुसार, ठीक है, रूप के अनुसार जो है, सर्वनाम रूप के अनुसार, नहीं सॉरी, कौन सा प्रश्न था, हाँ 23 नंबर था। नागपुरी में सर्वनाम कर कैठो भेदा है। तो दोस्तों अभी मैंने बताया नागपुरी में सर्वनाम का 7 भेद हैं। तो फिर आप बोलेंगे सर 7 भेद तो हो गया, तो आगे बढ़िए। चलिए कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ सकते हैं, बट प्रश्न केवल कोई ज़रूरी नहीं यही आ जाए। प्रश्न आपको ये पूछ सकता है कि इनमें से कौन नागपुरी सर्वनाम का भेद नहीं है, तब आप क्या करेंगे, आपको पूरा पता होना चाहिए ना कि नागपुरी के 7 भेद कौन से। तो इसके लिए एक शानदार ट्रिक आपके लिए है, और वह ट्रिक क्या है, देखिए ट्रिक है पुआ अनिस निशा। क्या है, आप सिंपल से याद रख लीजिएगा, क्या है, पुआ, ठीक है, अनिस, ठीक है, अनिस, पुआ अनिस निशा, एक सेंटेंस याद रख ले। अब इसका क्या मतलब होता है, ऑब्वियसली है ना, अब ये पूछ रहे हैं, आप पुआ निशा को बोल रहे हैं कि पुआ आनिस निशा, ठीक है, यानी कि या निशा पुआ आनिस या पुआ आनिस निशा, कुछ भी बोल दीजिए। ठीक है, अब इससे आप जो है आराम से सारा 7 भेद का आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, अब वो 7 भेद क्या क्या है, देखिए पू से क्या हो जाएगा, पुरुषवाचक, पू से क्या हो जाएगा, पुरुषवाचक। बात क्लियर हुआ। ठीक है, दूसरा आते हैं आ, ठीक है, आ से क्या हो जाएगा, आज्ञावाचक। यही एक नया है, आज्ञावाचक, जो नागपुरी में नया है दोस्तों। ठीक है, तीसरा में अगर बात करें किसमें, पुआ, फिर आनिस, पुआ आनिस, ठीक है, तो पुआ हो गया, फिर आ से एक है अनिश्चित वाचक, क्या है, अनिश्चित, अनिश्चित वाचक, ठीक है, अनिश्चित वाचक सर्वनाम। फिर नी से निश्चित वाचक हो जाएगा,
चौथा में क्या है दोस्तों, नी, तो नी से क्या हो जाएगा, निश्चित वाचक, निश्चित वाचक, ठीक है। और एक है पांचवा में, ठीक है, यहाँ पे एक थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा था, है ना, आ से आज्ञावाचक नहीं होगा, आदरवाचक होगा, ठीक है, आदरवाचक। तो हम आपको यहाँ बता दें ये क्या हो जाएगा, आदरवाचक, आदर, ठीक है। यहाँ पे पू से पुरुषवाचक, फिर आ से आदरवाचक, फिर एक और आ है उससे अनिश्चितवाचक, फिर एक है नी, उससे क्या होगा, निश्चितवाचक, और लास्ट में है स, है ना, आनिस, ठीक है, स, है ना, तो उस स से क्या हो जाएगा, संबंधवाचक, क्या हो जाएगा, संबंधवाचक, ठीक है। अब अभी तक हम लोग कौन कौन सा देख लिए, हम बता दिए पू से पुरुषवाचक, आ से आदरवाचक, इस आ से अनिश्चितवाचक, इस नी से निश्चितवाचक, और इस स से संबंधवाचक। अब आगे का शब्द बच गया निशा, है ना, पुआ अनिस निशा, ये भी ये शब्द था ना, पुआ अनिस निशा। अब जो आगे के दो शब्द हैं उसका क्या होगा, आगे के जो शब्द बच गए हैं दो, एक है क्या, निज, नी, और दूसरा क्या है, सा। अब दो शब्द जो बच गए हैं, तो एक है नी से निश्चयवाचक तो हो गया, है ना, निजवाचक छूट गया है, ठीक है। तो अब जो है वह क्या हो जाएगा, जो नी बच गया है यहाँ पर, है ना, नी से एक हो जाएगा छठा नंबर में निजवाचक, निजवाचक, है ना। और अगर हम आगे बढ़ें तो अगला जो है वह सातवां नंबर में सा से हो जाएगा सवालवाचक, सवालवाचक। तो इस तरह से दोस्तों ये आपका ट्रिक काम कर रहा है और ये कंप्लीट भी हो गया होगा, ठीक है। अब ध्यान से मैं एक बार आपको जो है समझा दूं कि आप कैसे याद रखिएगा, ठीक है। ये शानदार ट्रिक आपको कहीं नहीं मिलने है, आराम से याद कर सकते हैं। तो पुनः एक बार समझिए क्या कर रहा है कि, हाँ, पुआ आनिस निशा, क्या है, पुआ आनिस निशा, ठीक है, निशा को बोल रहे हैं क्या, पुआ आनिसला, ठीक है। तो पुआ आनिस निशा, पू से क्या हुआ, पुरुषवाचक, आ से क्या हुआ, आदरवाचक, फिर और एक आ से क्या हुआ, अनिश्चितवाचक, नी से क्या हुआ, निश्चितवाचक, स से क्या है, संबंधवाचक, फिर नी से क्या है, नीजवाचक, ये नीज है, ठीक है बात, ये क्या है, नीजवाचक है, ये नीजवाचक, और लास्ट में सा है वह क्या है, सवालवाचक। तो दोस्तों इस तरह से हो गया 7। तो नागपुरी में कितने भेद होते हैं, सर्वनाम के 7 भेद होते हैं, और ये सातों भेद को जो है हमने ट्रिक से आपको बताया कि कैसे आप याद रख सकते हैं, ठीक है बात। चलिए यहाँ तक बात क्लियर हो गया होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने है, चलिए देखिए अगला प्रश्न क्या कहता है। प्रश्न संख्या आ जाइए, प्रश्न संख्या 24 में, ठीक है। प्रश्न संख्या 24 क्या कह रहा है, देखिए प्रश्न संख्या 24 कहता है कि सार्वनामिक रूप अनुसार ओदे कौन किस्म कर सर्वनाम में जुड़ल पद है के। तो जब सर्वनाम बात करते हैं नागपुरी में, तो नागपुरी में ओदे का प्रयोग कब करते हैं, ठीक है। जैसे कहने का मतलब है, आप देखे होंगे ओदे आलक, ठीक है, क्या कहते हैं, ओदे आलक या ओदे गेलक। अब बात यहाँ कर रहा है ओदे आलक या ओदे गेलक। तो ओदे हो सकता है किसी व्यक्ति को बोल रहा होगा या किसी वस्तु को बोल रहा होगा, समझ में आ रहा है ना। तो किसी वस्तु या व्यक्ति का बोल रहा होगा और वह किसी और व्यक्ति या वस्तु के जगह में ओदे का प्रयोग हो रहा है। इसका मतलब कि ओदे जो है वह निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक या संबंधवाचक या देवल में से सो क्या होगा। तो ओदे क्या है, निश्चयवाचक। हम क्या करें, ओदे आलक। तो ओदे आलक मतलब पहले से मेरे दिमाग में कुछ ना कुछ था, ठीक है, हम पहले से वो निश्चय करके बैठे थे कि वो आएगा, ठीक है, या जाएगा, जो भी है, तो हम लोग इसलिए उसका प्रयोग क्या किए, ओदे। आई होप ये बात आपको समझ में आ रहा होगा। तो इस तरह से ओदे क्या होगा, यहाँ पर जो शब्द लिया गया है, ठीक है, तो ओदे जो प्रयोग किया गया है सर्वनामिक पद पर, तो वह क्या है, निश्चयवाचक सर्वनाम है। तो इस तरह से एक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए बढ़िए अगला प्रश्न में, और अगला प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न संख्या क्या कहता है, 25। कौन वाक्य में संज्ञा के दोहराइक से वाचक ले हमरे कौन व्याकरणिक इकाई कर उपयोग करीला। क्या कर रहा है कि कोनो वाक्य में संज्ञा के दोहराइक से वाचक ले। दोस्तों संज्ञा बार बार यूज ना हो, ठीक है, जैसे हम लोग व्याख्या क्या कहते हैं, अब पीछे क्लास में पढ़े होंगे, ठीक है, कि अगर किसी का कुछ लिखना है, ठीक है, तो अब क्या करते हैं, अब सिंपल से मान लिया कि गाय का निबंध लिखना है, तो क्या बोलेंगे कि गाय हमारी माता है, पूरा अब यूज़ करते हैं। फिर बार बार लिखेंगे गाय का 4 पैर होती है, गाय का ये है, गाय का, बार बार गाय तो नहीं लिखेंगे ना, वहाँ पर आप वह लिखेंगे, ठीक है। उसी प्रकार से
है ना, कोई व्यक्ति का नाम लिख रहे हैं तो बार बार हम लोग नाम नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, वह या दिस दैट जो भी है हम लोग यूज़ करेंगे वहाँ पर। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। ये बात आपको समझ में आ रहा होगा जब हम बोल रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर प्रश्न कह रहा है कि क्या है प्रश्न, सार्वनामिक ये कोनो वाक्य में संज्ञा के दोहराइक से बाँचने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, विशेषण, अव्यय, पदबंध। तो इसमें से कुछ भी नहीं, अभी मैंने तुरंत बताया, ठीक है, कि हम लोग क्या यूज करते हैं, हम लोग जो है सर्वनाम का यूज करते हैं, अर्थात विशेषण भी नहीं होगा, पदबंध भी नहीं होगा, अव्यय भी नहीं होगा, होगा क्या यहाँ पे, सर्वनाम। बात समझ में आ गया, क्या यूज होगा, सर्वनाम। ठीक है, संज्ञा को बार बार ना दोहराएं, इसलिए संज्ञा के जगह में हम लोग जिस शब्द का प्रयोग करते हैं उसी को तो हम लोग सर्वनाम बोलते हैं। समझ में आए कि नहीं यह बात। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न आपके सामने है, प्रश्न संख्या 26। देखिए क्या कहता है, प्रश्न संख्या 26 आपके सामने है, फटाफट इसका उत्तर दीजिए। प्रश्न संख्या 26 कह रहा है कि जे शब्द से विशेषण कर विशेषता जानल जाएला ओके कौन शब्द कहल जाएला। दोस्तों जिस शब्द से विशेषण की विशेषता, जो विशेषण का विशेषता बतलाता हो और विशेषण की जो विशेषता बतलाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पराविशेषण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पराविशेषण। और इस प्रकार से इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़िए अगला प्रश्न में। अगला प्रश्न आपके सामने है, प्रश्न संख्या 27, जो कहता है कि अंधरिया रात कौन किस्म का विशेषण है कि। दोस्तों बात कर रहे हैं अंधरिया रात का। तो अंधरिया रात जो है वो पराविशेषण है क्या, या गुण विशेषण, या परिमाण, या संख्या। देखो इसमें कोई संख्या तो आ नहीं रहा, इसलिए संख्या विशेषण होगा नहीं। परिमाण में भी एक प्रकार का नाप तौल वाला चीज होता है, मात्रा, तो ये भी यहाँ पे है नहीं। पराविशेषण विशेषण की विशेषता नहीं बता रहा ऐसा नहीं ना बता रहा है कि कैसा अंधेरिया रहित है। ठीक है, ये रात तो अंधार होता है सभी को जानता है, ठीक है, लेकिन कैसा अंधेरिया रात है ये नहीं बता रहा है, इसलिए क्या है, पराविशेषण भी नहीं है, तो फिर है ये क्या, गुणवाचक विशेषण। ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 28 में आते हैं। प्रश्न संख्या 28 क्या कहता है आपके सामने है, देखिए प्रश्न संख्या 28 कह रहा है कि आइज मोहराबादी में गिदला आदमी कर भीड़ रहे। अब यहाँ गिदला प्रयोग जो वाक्य है इसमें गिदला कौन किस्म का विशेषण है, विशेषण तो है लेकिन कौन किस्म है, गुणवाचक, परिमाणवाचक, संख्या क्या है। अब देखिए दोस्तों इसमें गिदला का मीनिंग आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, तो गिदला का प्रयोग यहाँ पे हो रहा है कि बहुत ज़्यादा, आज मोहराबादी मैदान में गिदला आदमी मतलब अनगिनत आदमी, बहुत ज़्यादा भीड़। ठीक है ना, तो एक तरह से अनगिनत कहिए या बहुत, अनगिनत तो नहीं कह सकते हैं, गिनती तो उसका हो ही सकता है, यानी बहुत ज़्यादा, है ना, बहुत ज़्यादा आदमी का जो है भीड़ था। समझ में आ रहा है। तो मोहराबादी मैदान में क्या हो, बहुत ज़्यादा आदमी का भीड़ था। अब बहुत ज़्यादा क्या है, एक संख्या है, क्या है, संख्या है, और इसलिए ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी सही उत्तर हो जाएगा कि आज मोहराबादी में गिदला आदमी कर भीड़ रहे, मतलब बहुत ज़्यादा आदमी कर भीड़ रहे। इसमें गिदला कौन किस्म का विशेषण है, संख्यावाचक विशेषण है। तो दोस्तों आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। दोस्तों समय काफ़ी लंबा चला गया है, क्योंकि इससे ज़्यादा जो है हम ज़रूरत से ज़्यादा हम नहीं बोलेंगे, लेकिन हम बहुत सारे जो एक्स्ट्रा फैक्ट हम चाह रहे हैं, एक्स्ट्रा फैक्ट भी आपको मिलते चले जाए, जिससे आप डिटेल के से जो है जानकारी आपको मिले, इसलिए हम एक्स्ट्रा चीज़ों को बता रहे हैं। इसमें टाइम लग रहा है, कोशिश करेंगे जितना हो सकता है, नहीं तो फिर वीडियो को ख़त्म करेंगे। देखते हैं 4-5 वीडियो और 4-5 क्वेश्चन का उत्तर आपको दे देते हैं, फिर वीडियो का समाप्त करेंगे, बाकी अगले वीडियो में लोग देखेंगे। ठीक है, तो वीडियो को लाइक शेयर करते रहिए। प्रश्न क्या कर रहा है कि काइल रात के जोर जोर से पानी आवत रहे, प्रस्तुत वाक्य में रीतिवाचक क्रिया विशेषण कौन है के। अब देखिए दोस्तों, क्रियावाचक विशेषण हम एक ही वीडियो में सारा कुछ बताया नहीं जा सकता है, क्रियावाचक विशेषण के भी कई एक भेद हैं। समझ में आ गया, दिशावाचक, रीतिवाचक, प्रश्नवाचक, है ना। तो इसमें क्या है संख्यावाचक, तो कौन सा क्रिया विशेषण है ये पूछ रहा है, लेकिन सॉरी रीतिवाचक क्रिया विशेषण कौन है ये आपसे पूछा जा रहा है दोस्तों। तो यहाँ पर रीतिवाचक, ठीक है, रीतिवाचक में क्या होता है, जो गुण धर्म को बताया जाता है। तो इसमें कैल तो समय के बारे में बात कर रहा है, इसलिए ये नहीं होगा, रात ये भी नहीं होगा, पानी ये भी नहीं होगा। ठीक है, तो कैल रात बात कर रहा है, कैल भी रात के जोर जोर से पानी आवत रहे, तो जोर जोर से, कैसन, जोर जोर से, ये रीति है ना। तो ये रीतिवाचक क्रिया विशेषण कौन सा है, सॉरी विशेषण कौन सा है, जोर जोर से। ठीक है, तीसरा से जोर जोर इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़िया अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न आपके सामने है, प्रश्न संख्या 30 क्या कहता है कि फूलो नदी कर बाइड में बहत रहे, मगर कोकोरोम्बा निकल के
दिखाई दिलक प्रस्तुत वाक्य में कोकोरोम्बो। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, नागपुरी में कोकोरोम्बो क्या बोलते हैं? वैसा काम जिसको बहुत मुश्किल से लोग जो है करता है, क्या करता है? बहुत मुश्किल, जैसे कोई चीज़ को उठा रहा है या नदी में बह रहा है लेकिन किसी तरह से बच गया। ठीक है, तो किसी तरह से अगर कोई काम को अगर किया जाता है तो उसको हम लोग बोलते हैं कोकोरोम्बो। ठीक है, नागपुरी भाषा में। ठीक है, तो फूलो नदी में क्या कर जा रही थी? बह जा रही थी बाढ़ में, नदी का बाढ़ में, लेकिन किसी तरह से कोकोरोम्बो वह बच गई। तो कोकोरोम्बो क्या है? कौन सा क्रिया विशेषण ये आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तो कौन सा ये क्रिया विशेषण है? तो दोस्तों कोकोरोम्बो जो है ये कोई स्थान का तो बात नहीं हो रहा है, समय का भी बात नहीं हो रहा है, और ना परिमाण का बात हो रहा है। परिमाण समझ में आ रहा है, मात्रा कोई है ना, कम ज़्यादा ऐसा कुछ तो है नहीं। तो ये कौन सा है? ये भी रीतिवाचक क्रिया विशेषण का बात हो रहा है। दोस्तों ये बात क्लियर हो गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है मोय आइज। दोस्तों क्या कर रहा है, ध्यान से देखिएगा। कह रहा है कि मोय आइज पढ़े नहीं जामू। अब जब भी बात हो रहा है कि नहीं जामू, निषेध का बात हो रहा है, तो सीधा सा बात है कि ये कौन सा है? निषेध। जहां भी नहीं दिखे तो समझ लेना लीजिएगा कि वह निषेधवाचक है ना वाक्य है। क्लियर हो गया। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न क्या कर रहा है, देखिए प्रश्न 32 में ये क्या कहता है कि फूलमणि रांची जायला और काही जाही सामान बहुत किनेला। अब यहाँ बात हो रहा है कि फूलमणि रांची जाती है और काही जाही सामान बहुत ज़्यादा खरीदती है, मतलब कुछ भी है ना, वो रांची जाती है और वह जो मन करता है उसको सामान खरीद लेती है। तो प्रस्तुत वाक्य में कौन अव्यय का प्रयोग है? दोस्तों यहाँ पे अव्यय भी कई एक प्रकार के हैं समझ में आ रहा है। तो अव्यय में यहाँ पे क्या है, कौन सा अव्यय है ये आपसे पूछ रहा है। क्रिया विशेषण अव्यय में से जो है क्रिया विशेषण है, या संबंध बोधक, या समुच्चय बोधक, या निपात है। तो ये चार जो है ये चारों अव्यय के ही भेद है। तो इसमें पूछ रहा है कि फूलमणि रांची जायला और काही जाही समान। अब यहाँ बात हो रहा है काही जाही का, ठीक है, तो ये क्रिया विशेषण तो है नहीं है। ठीक है, क्योंकि क्रिया विशेषण के जो अलग अलग भेद है उसमें से ये नहीं आ रहा है। ये संबंध बोधक है क्या? तो देखिए यहाँ पर एक चीज हम आपको बता दें, संबंध बोधक और समुच्चय बोधक कैसे पता कीजिएगा? तो जब भी संबंध बोधक में अधिकतर जो हम लोग कर का प्रयोग वहां पे आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है कि कर कर का प्रयोग, जैसे अगर कोई कहता है कि वो भाटू कर संगे जात रहे, क्या वह भाटू कर संगे जात रहे, अब वहाँ कर का प्रयोग आ गया तो समझ लीजिए संबंधवाचक है। ठीक है, वो दोस्त वो संग हर मनक संगे, वह संग या संग मनक संगे, या फलना कर संगे जात रहे, या फलना कर संगे रहे। तो जब भी कर वाला का प्रयोग होगा तो समझ लीजिए वो संबंधवाचक है। अब यहाँ पे समुच्चय बोधक, समुच्चय बोधक में क्या होगा? यहाँ पे और क्या होगा? और हिंदी में और बोलते हैं, नागपुरी में और होगा, तथा होगा, लेकिन होगा, यदि होगा, इस तरह का प्रयोग होगा तो वह क्या होगा? समुच्चय बोधक हो जाएगा। तो आप जल्दी से आप ही उत्तर बता दीजिए, हमने तो यहाँ पे बता ही दिया है। तो इसका यहाँ पे क्या प्रयोग हुआ? और का प्रयोग हुआ है, इसका मतलब ये कौन सा उत्तर है? ये हो जाएगा सी नंबर। ठीक है, ये आई होप ये बात आपको क्लियर होगा। तो ऑप्शन नंबर ये क्या है? सी सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर है ना, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न आगे चलिए, प्रश्न संख्या 33 में। प्रश्न संख्या 33 क्या कर रहा है, देखिए प्रश्न संख्या 33 कहता है कि नागपुरी में क्रिया कर कैठो रूप आहे। नागपुरी में क्रिया कर कैठो रूप आहे। तो दोस्तों यहाँ पे ये नहीं बोल रहा है कि किसके आधार पे, है ना, ये नहीं बोल रहा है कि अर्थ के आधार पे, उत्पत्ति के आधार पे, किसके आधार पे, बस ये बोल रहा है कि नागपुरी में क्रिया कर कैठो रूप है। तो यहाँ पर अगर बात करें नागपुरी के क्रिया के रूप में, तो मूल के आधार पर, है ना, मूल या कर्म के आधार पर, मूल या कर्म के आधार पर देखें तो नागपुरी के दो भेद हैं, क्रिया के, है ना, क्रिया के दो भेद हैं। और वह कौन कौन से हैं? एक है सकर्मक क्रिया, क्या है? सकर्मक क्रिया, और दूसरा है अकर्मक क्रिया। समझ में आया? मूल या कर्म के आधार पर, है ना, कि अगर आधार पर हम लोग देखें तो दो भेद हैं, सकर्मक और अकर्मक। और ऐसे अगर हम बात देखें किसके आधार पर, अगर हम इसको देखें संरचना के आधार पर, है ना, किसके? संरचना के आधार पर। तो संरचना के आधार पर इसके जो है और भी कई सारे भेद हैं, 5 भेद हैं। ठीक है ना, तो समय इस वीडियो में बहुत कमी है इसलिए डिटेल में हम नहीं समझा रहे हैं, है ना। संरचना के आधार पे 5 भेद है, जिसमें 5 भेद कौन कौन आ जाएंगे इसके? साधारण वाक्य, संयुक्त वाक्य, प्रेरणार्थक वाक्य, साधारण क्रिया या फिर समान क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, फिर आ जाएगा इसमें पूर्वकालिक क्रिया, नाम धातु क्रिया इत्यादि, ये सारा जो है तो ये याद रख लीजिएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर नागपुरी में क्रिया कर कैठो भेद है बताइए। तो
तो इसके आधार पे यहाँ पे क्या होगा, 2 ठो, ठीक है। वह क्या है, सकर्मक क्रिया, दूसरा अकर्मक क्रिया। चलिए यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 34 में। कह क्या रहे, देखिए प्रश्न संख्या 34 कह रहा है कि जब कोनो वाक्य में एक संगे जोड़ा क्रिया कर व्यवहार होवेला तो वो कौन क्रिया कहलाए। तो एक साथ में जब दो क्रिया यूज होता है तो क्या कहलाता है दोस्तों, वो संयुक्त क्रिया कहलाता है। एक साथ दो क्रिया, जैसे राम नहाए के उठलक या खाए के उठलक, इस तरह का प्रयोग, खाए के उठलक, इसमें दो क्रिया एक साथ प्रयोग हो रहा है, ठीक है ना। वह पढ़ लेलक, क्या कहला, पढ़ लेलक, खाए लेलक, ठीक है। तो इस तरह का प्रयोग जब वहाँ पे होता है तो हम लोग क्या करते हैं, दो क्रिया एक साथ यूज होता है ना। और वैसे क्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, संयुक्त क्रिया बोलते हैं। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका उत्तर क्या हो जाएगा, बी नंबर। प्रश्न संख्या 35 में ये दोस्तों, लिंग कर विचार से चरई कौन किस्म कर संज्ञा। अब देखिए चरई जब बहुत छोटा कोई चीज़ है, बहुत छोटा वस्तु है, तो उसको हम लोग स्त्रीलिंग और पुल्लिंग नहीं करते हैं नागपुरी में, ठीक है। तो नागपुरी में चरई जो है एक छोटा जीव है। अब उसके लिए हम लोग ना तो स्त्रीलिंग है ना तो पुल्लिंग है, तो फिर उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको उभयलिंग बोलेंगे। समझ में आ गया दोस्तों। चूँकि प्रश्न अभी बहुत सारा है, प्रश्न हम करीबन सोचे थे कि इस वीडियो में करीबन 60 वीडियो 50-60 वीडियो ले लेंगे, लेकिन समझाने में काफ़ी टाइम चला गया दोस्तों और नहीं हो पाया। कोशिश करेंगे ये सारा जो भी बच गया है प्रश्न है ना, इन सारे प्रश्नों को अगले वीडियो में लेने का कोशिश हम लोग करेंगे। आज के वीडियो में हम इतना ही रखते हैं, क्योंकि फिर ये अपलोड करने में फिर दिक्कत होने लगेगी। आप लोगों से बस यही गुजारिश है कि आप लोग वीडियो को लाइक शेयर नहीं करते हैं, अभी भी सारे लोग वीडियो को लाइक कीजिए और जितना हो सके अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, ठीक है। इससे हमको आगे वीडियो बनाने में मोटिवेशन मिलता है दोस्तों, ठीक है। और प्यारा प्यारा जो है कम से कम लाइक कमेंट कर दीजिए, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय झारखंड।